हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग क्या होती है जब हम कोई सिविल दावा पेश करते हैं। सिविल दावा पेश करने की पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिए ताकि आपको कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग पता चल सके। इसमें होता क्या है कि ये वीडियो जो है उन जूनियर लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग समझने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लग रही है। काफ़ी टाइम के बाद भी वो पूरी प्रोसीडिंग स्किप कर जाते हैं या उनकी कोर्ट की प्रोसीडिंग उन्हें समझ में नहीं आती है। उसका रीज़न है कि जब आप किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंदर में प्रैक्टिस करते हो तो जो प्रोसीडिंग का काम होता है, जो प्रोसेस का काम होता है, वो आप जो एज ए जूनियर लॉयर होता है तो कई सालों तक या कई महीनों तक आप खाली डेट को समझने में। सबसे पहली चीज़ तो मेरा ये सजेशंस है, अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने कोर्ट के बारे में बता रखा है कि कोर्ट्स में कितने डिवीज़न, जो सेशन डिवीज़न है ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में मैंने बता रखा है। तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। CRPC का चैप्टर है, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, सेशन कोर्ट क्या होता है उसको मैंने समझा रखा है। ठीक है, सेशन कोर्ट जो है हर जिले में न्यायालय जो है, जिला एवं सत्र न्यायालय जो है उसमें कितने कोर्ट्स क्या हैं, उनके कोर्ट की डिवीजन्स क्या होती हैं और हर किसी के पास कितनी पावर होती है, कौन सी कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है। अगर सेशन कोर्ट है, जुडिशियल कोर्ट है, ये सिविल मैटर को सुनते हैं जज तो सिविल जज हो जाते हैं, नहीं तो वो क्रिमिनल लॉयर क्रिमिनल सुनते हैं तो क्रिमिनल के जज हो जाते हैं। तो इस तरह से कोर्ट की मतलब जो है प्रोसीडिंग जो है वो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर ये दोनों एक ही कोर्ट में चलते हैं, लेकिन जो जब सिविल मैटर को सुनते हैं तो वो सिविल जज हो जाते हैं उस केस में, मतलब वो टाइटल वहाँ पे चेंज हो जाता है। तो कई सारे मैटर्स हैं, उनमें क्या प्रोसीडिंग है, पूरी प्रक्रिया को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। सिविल दावा कैसे पेश किया जाता है आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी प्रोसीडिंग समझ में आ सके बिना स्किप किए हुए। वीडियो का एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप तुरंत आपको मिल सकें। नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए कि आप कोई वीडियो पोस्ट हुआ है। इसमें जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी देने की पूरी कोशिश की जाती है कि आपको पूरी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं यार ये जो सिविल की जो धाराएं हैं, ये ऑर्डर है, ये रट लें या इनको, लेकिन वो लिंक नहीं करने की कोशिश कर पाते हैं। हालांकि वो लिंक करने की कोशिश कर भी पाते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, तो पूरी प्रोसीडिंग में कहीं ना कहीं वो लैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रैक्टिकल सिनेरियोज वो मिस कर देते हैं। और अगर आप ये गलत, ये मिथ है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एडवोकेट, आप प्रैक्टिस में हो तो फिर आप जो सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हो, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें दिक्कत होगी। उल्टा इसका रिवर्स होता है। आपकी जो, अगर आप सही से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी जो ये चीज़ें हैं ये इम्प्रूव होंगी, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ में आएंगी। आज की वीडियो में मैं पूरा एकदम प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि सिविल दावा अगर आपको पेश करना है तो उसकी आप कैसे प्लांट फाइल करोगे। देखो एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ, चाहे आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, चाहे आप जुडिशरी की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप जुडिशरी की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आप जज बनोगे इन फ्यूचर। जज जब बनोगे तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए। अपनी प्लांट या अपना वाद या अपनी कंप्लेंट इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिकली इतनी साउंड होनी चाहिए, टेक्निकली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जज साहब को देखते ही समझ में आ जाए यार ये जो है ये, मतलब वो खुश हो जाए। एक एक चीज जब आप क्लियर लिखते हो तो सबसे पहले एक जो लॉयर है उसकी राइटिंग, उसे अपनी राइटिंग पे फोकस करना चाहिए और ड्राफ्टिंग पे, इनिशियल फेज में ड्राफ्टिंग पे 2 साल 1 साल बिल्कुल फोकस करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है
जो ये ड्राफ्टिंग का इनिशियल फेज जानना चाहते हैं, बिल्कुल मैं इसमें ड्राफ्टिंग का एकदम A to Z बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ड्राफ्ट करना है, जिससे कि जो पार्टी है उसकी जो समस्याएं हैं आपको सुनने के बाद आप उसको कैसे एकदम ड्राफ्ट करेंगे और कैसे जज के सामने प्रेजेंट करेंगे कि जज साहब जो है देखते ही समझ जाए कि नहीं यहाँ वाकई में ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी की गई है। साथ में इसमें जो है पूरी प्रोसीजर में, पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक जो है मेमो होता है, फाइल में मेमो होता है, वो आपको फाइल एक होनी चाहिए आपके पास। ये बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, जो जूनियर है और जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनका रिवीजन हो जाएगा, उनके भी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे आपको एक फाइल लेनी है, फाइल कवर जिसमें आपको मेमो होगा। उस मेमो में आपकी नेक्स्ट हियरिंग से डिटेल मेंशन होगा। आप ये मेमो कहीं से छपवा भी सकते हैं, आप प्रिंटिंग पे दे सकते हैं, बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं और उस ऑर्डर के लगभग 15 रुपये पर फाइल का प्राइस पड़ता है, जो भी आपका प्रिंटिंग में है। या फिर अगर आप बिल्कुल यंग लॉयर, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग की है, तो आप 5 रुपये का जो फाइल कवर तो वैसा भी ले सकते हैं, उसमें मेमो नहीं होता, आप उसमें चिपका सकते हो मेमो। उसमें न्यायालय का नाम है, कोर्ट का स्टेटस क्या है, प्रोसीडिंग में क्या क्या चल रहा है, ये सब आप उस मेमो में मेंशन करने के लिए एक फाइल होता है। दूसरा, अगर आप सिविल केस में वाद दायर कर रहे हो तो आपको अपना KYL, उसको बोलते हैं नो योर लिटिगेटिंग फॉर्म फॉर फाइलिंग द सिविल सूट। जब सिविल सूट फाइल किया जाता है तो कंप्यूटर में एक दस्तावेज होता है जो हम सिविल केस में भरकर दाखिल कर देते हैं, जिसे हमें सिविल केस में भरना होता है, उसे हम KYL बोलते हैं। तो उसका फिर इसके बाद आपका ऑर्डर 6, 7 और 4, धारा 26, इसके तहत आपको वाद पत्र मुकदमे तैयार करना होता है। ऑर्डर 6, 7, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 4, ठीक है, और धारा 26 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें वाद पत्र में जो भी तथ्य होंगे उनके सत्यापन होंगे, यानी कि नोटराइज होगा। नोटराइज के बाद कोर्ट की फीस क्या है, जो कि कोर्ट फी एक्ट 1870 के हिसाब से कोर्ट फीस जो है वो क्या है, वो वाद के पीछे आपको लिखना पड़ेगा, वो कोर्ट की फीस जो है उसको देखना पड़ेगा। फिर शपथ पत्र के बारे में है। फिर आपके वकालतनामा, ऑर्डर 3 रूल 4 CPC के अंतर्गत आपको वकालतनामा लगाना पड़ेगा। जो दस्तावेजों की सूची है वो आपको देखो, एक इसका फॉर्मेट आता है, फॉर्म आता है सीधा, वो आप फॉर्म में लगा सकते हो या अपने आप हाथ से भी लिख सकते हो, दस्तावेज की सूची। अब ये दस्तावेज की जो सूची है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर 7 रूल 14 CPC के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्डर 7 रूल 14 में ये जो दस्तावेज हैं, ये वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप अपने केस को लड़ रहे हो, और इसकी पूरी जो है वो सूची आपको लगानी होती है, उसकी डिटेल आपको एक फॉर्म में भरनी पड़ती है, ऑर्डर 7 रूल 14 CPC के अंतर्गत, ठीक है। अब आपको कोर्ट फीस पेमेंट करनी पड़ती है और न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 के अंतर्गत, और वाद पत्र की एक फोटोकॉपी, जो प्लेंट आप लिखोगे इसकी एक फोटोकॉपी आपको एक्स्ट्रा करानी होती है। ये कहाँ मेंशन है, ये ऑर्डर 4 रूल 1 CPC में मेंशन है। तो जैसे जैसे मैंने ऑर्डर बताए आप नोट कर सकते हैं। ऑर्डर 4 रूल 1 CPC में वाद पत्र की अतिरिक्त फोटोकॉपी, ये सभी दस्तावेज फोटोकॉपी जिसपे हमारा जो है प्लेंट जो है, मुकदमा जो है हम आगे लड़ रहे हैं, वो निर्भर करता है। अब हम आपको बिल्कुल डिटेल में ले चलते हैं, प्लेंट फाइल करने की पूरी प्रोसेस क्या है उसके बारे में। तो सिविल सूट की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है, सूट कौन फाइल करेगा। तो देखो, सूट कौन फाइल करेगा, सूट वो फाइल करेगा जो पीड़ित होगा, पीड़ित पक्ष ही सूट फाइल करता है। भाई किसी ने आपके अधिकारों का हनन किया है, तभी तो कॉज ऑफ एक्शन आया है। कॉज ऑफ एक्शन क्यों आया, क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, ये तो हमारी प्रॉपर्टी पे, किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, या आपकी कोई प्रॉपर्टी वो बेच रहा है। या फिर एक आज हम केस लेके चलते हैं इसमें कि जैसे एक अविभाजित प्रॉपर्टी है, तो उसमें क्या है कि पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति में जो उसकी नीचे की हायरार्की मिली हुई है,
बेटे को ट्रांसफर हुई है संपत्ति, तो उसकी अपनी खुद की स्वयं की अर्जित की हुई संपत्ति वो नहीं है। अब वो पैतृक संपत्ति का जो मालिकाना हक है वो पूरा का पूरा बेटे को रहता है। अब बेटे की जो वाइफ है, ठीक है, पत्नी है उसकी, अब वो उसका जो परिवार है, फैमिली है, वो डिपेंडेंट है। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो प्रतिवादी है इसमें, वो जो पति है, वो संपत्ति को निस्तारण करना चाह रहा है, संपत्ति को बेचना चाह रहा है, और जो डिपेंडेंट वाइफ है और उसके बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो पूरी सूट जो इसी के बेसिस पे हम बात करेंगे आगे कि क्या हो रहा है। तो इसकी प्लेंट हम आज लिख के दिखाएंगे आपको और पूरा एकदम समझाने की उसको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सूट को फाइलिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। तो सूट कौन फाइल करेगा? सूट हमेशा कौन स्टार्ट करेगा? प्लेंटिफ, वादी। और जो तो इसमें पार्टी हो गई, तो फाइलिंग ऑफ द सूट, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो सूट का जो फाइलिंग होगी यानी कि प्लेंट जो फाइल किया जाएगा वो ऑर्डर 4 में मिलेगा आपको। सीपीसी के ऑर्डर 4 में सूट को फाइल करना ऑर्डर 4 में बताया गया, ठीक है। अब इसमें 2 पार्टियां होंगी, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, उसको समझो। पार्टियां कौन कौन सी होंगी? या तो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा। प्लेंटिफ कौन होगा? जो सूट फाइल करेगा। डिफेंडेंट कौन होगा? जिससे उसको अपना हक चाहिए, जो उसका हक प्लेंटिफ का मार रहा है, प्रतिवादी हो गया वो। अब प्लेंट कैसी होगी? अब ये ऑर्डर 4 में तो हो गया प्लेंट, यानी सूट को फाइल करना, वाद पत्र संस्थगित करना। आपको वाद पत्र को संस्थगित करना है, प्लेंट को फाइल करना है, ऑर्डर 4 में आ गया। अब इसके बाद प्लेंट जो है, ये वाद पत्र जो है ऑर्डर 7 में दिखा गया कि ये रिटर्न होना चाहिए। अब देखो यहाँ से बिल्कुल एक एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्लेंट है, वाद पत्र है आपका, वो रिटर्न होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या होगा? प्लेंट में कोर्ट का नाम सबसे पहले आएगा, जैसे कि न्यायालय, सिविल जज, जूनियर डिवीजन और जिला, जिस जिले से आप बिलोंग करते हो। तो न्यायालय, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, ये हो गया कोर्ट का नाम। उसके नीचे आएगा वाद संख्या, जैसा मैंने दिखा रखा है इसमें, ये वाद संख्या सबसे पहले आएगा कोर्ट का नाम प्लेंट में आपका। एक मिनट मैं इसको रिप्रेजेंटेटिव व्यू में ले लेता हूं ताकि गो टू अब देखिए ऑर्डर 7 में जो मैंने प्लेंट बताया, तो मैं कोर्ट का नाम होगा, वाद संख्या है, सन है। मेरे पास एक प्लेंट है जो मैंने क्लाइंट के लिए लिखी हुई है। उस प्लेंट में मैं पूरा टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए कि कैसे आपको प्लेंट लिखनी चाहिए और उस प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आप है न्यायालय, सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, यहाँ पे कोर्ट का नाम होगा। कोर्ट के नाम के बाद यहाँ पे आपका ईयर होगा, ठीक है। ईयर यानी कि वाद संख्या और सन, फिर वादी बनाम प्रतिवादी। अब देखो वादी बनाम प्रतिवादी, तो वादी में आप ये उसका पूरा पता लिखेंगे कि वादी, तो वादी बनाम प्रतिवादी, ठीक है। जैसे कि वादी में वादीगण भी हो सकते हैं, कई सारे वादी हो सकते हैं। तो आपने वादी ए, उसकी उम्र लिख दी ए, पत्नी श्री बी एंड उम्र, और उसके बाद उसके अगर पुत्र हैं तो बी पुत्र श्री उम्र, सी पुत्री श्री उम्र, ठीक है। तो इस तरह से वादीगण हो गए। अब उसमें से कोई नाबालिग है तो वो आप स्पेशली मेंशन करो उसके नीचे कि जो आपने 1 2 3 4 ये प्लेंटिफ लिखे हैं सारे, तो इसमें नाबालिगान वादी संख्या 2, इसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके जितने भी वादी हैं आप सारे लिख दो। और उसमें से नाबालिग है तो नाबालिगान वादी संख्या 1 में तो आपके जो पत्नी है वही आ जाएंगी, 2 या 3 तो नाबालिग कौन से हैं, 2 3 ये नाबालिग हैं। निवासीगण कहाँ के हैं, परगना क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है। अब उसके नीचे आधार कार्ड नंबर जो मेन वादी है उसका, और मोबाइल नंबर
अगर आधार कार्ड नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बेस्ट है। मोबाइल नंबर, ये एक वादी की डिप्यूटेड रोल होगी। बनाम, उसको उससे नीचे साइड में वादी गढ़ लिख देंगे अगर बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। एक है तो एक ही लिखेंगे। बनाम, जिसके खिलाफ मुकदमा आप करना चाहते हैं। बी, पुत्र श्री, पिता का नाम, निवासी ग्राम, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला और प्रदेश। प्रतिवादी, अब आपकी प्लेंट जो है वो शुरू होगी यहाँ से। श्रीमान जी, वादीगण निम्न निवेदन करते हैं। अब यहाँ पे आप जो है निवेदन क्या करना चाह रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, तो कॉज ऑफ जो फैक्टिंग इश्यू क्या है, विवादक तत्व क्या है आपके बीच में। तो आप जब क्लाइंट की स्क्रीनिंग करते हो तो उनसे पूरी डिटेल लेते हो और उस डिटेल को बस वही डिटेल यहाँ लिखनी होती है आपको समझ के। तो फैक्टिंग इश्यू क्या है, प्रश्नगत भूमि। जो भूमि है वो प्रश्नगत है, क्योंकि भूमि को क्या करना चाह रहा है पति, वो खुर्द बुर्द करना चाह रहा है, इधर उधर करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, और वो अपने परिवार को इस अधिकार से, भूमि के अधिकार से वंचित रखना चाह रहा है। वो कह रहा है वारिस तो मैं हूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्नगत भूमि है वो फैक्टिंग इश्यू हो जाती है। अब उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे सही से लिखनी होगी। बताना होगा कि जो प्रश्नगत भूमि है वो क्या है, उसका टाइप कैसा है, क्या वो उसकी स्वयं अर्जित की संपत्ति है या फिर उसको पैतृक संपत्ति मिली हुई है, विभाजित संपत्ति है, किसी और में उसका बंटवारा हो रखा है, या उसकी संपत्ति का वो होलसेल मालिक हो गया, अविभाजित संपत्ति, इकलौता लड़का है। तो इस तरह से आपको उसका विवरण लिखना होगा। जैसे कि इस प्लेंट का विवरण मैं बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, विवरण लिखने के बाद आपको कोर्ट से क्या चाहिए, ये मैं इस प्लांट को अभी डिटेल बताऊंगा। फिर इसमें नीचे आएगा कि एक ये तुमने यहाँ पे फैक्टिंग इशू डाल दिया कि जैसे कि आपने बताया कि ये जो पर्टिकुलर संपत्ति है, तो यहाँ पे आप उस संपत्ति का, मैं ये पूरी प्लांट अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या क्या होगा वो आप क्लाइंट से समझोगे। विभाजित संपत्ति, अविभाजित संपत्ति है। इसके बाद आप इसमें क्या चाहते हो न्यायालय से, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि आप न्यायालय से, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जब आप सारे अपने जो फैक्ट्स हैं वो लिख लोगे क्लाइंट से पूछ करके। ये मैं बताऊंगा, एक प्लेंट का मैं पूरा एग्जांपल दे रहा हूँ प्रॉपर। यहाँ पे आपको लिखोगे यह कि वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। आपने प्लेंट में लिखा और उसमें अंडरलाइन कर दिया। कोर्ट से आप क्या चाह रहे हो, तो कोर्ट से आप ये जो प्लेंट है वो आप जब जज साहब जो उसमें भी निशान मार कर लेंगे, और यहाँ पर ये जो आपने अंडरलाइन की है इस पे स्पेशल उनका अटेंशन जाएगा कि वादीगण कोर्ट से क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। सबसे पहली बात ये कि स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय से पारित की जाए कि प्रतिवादी कृषि भूमि, देखो अब किसके लिए क्या है, वादक तत्व क्या है, कृषि की भूमि है। अब क्या चाहता है कि वो निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में पारित करे, और किसके विरुद्ध में पारित किया, प्रतिवादी के विरुद्ध में। और किस आशय से पारित की जाए कि प्रतिवादी कृषि भूमि खाता संख्या, क्या खाता संख्या है, खसरा नंबर क्या है, रकबई हेक्टेयर में कितना भाग है उसका, खाता संख्या कितनी भूमि कहाँ पे है उसकी, ठीक है। तो सबसे जो भी आपको पता है कि अगर कोई भूमि है तो उसका खाता नंबर होगा, खसरा नंबर होगा, रकबई में और हेक्टेयर में कितना भाग है, ये सारा मेंशन होगा। तो सबसे पहले उसका खाता संख्या, खसरा नंबर, रकबई हेक्टेयर में 1/4 भाग, खाता संख्या, सी खसरा नंबर, रकबई हेक्टेयर में 1/4 भाग। कहाँ पे है ये संपत्ति, स्थित ग्राम, परगना क्या है, तहसील क्या है, जिला क्या है, को ताना विक्रय करने से बाज आ जाए। जो प्रतिवादी से आप क्या चाह रहे हो कि वो बेचे नहीं, वो संपत्ति को इधर उधर खुर्द-बुर्द ना करे, वो बेचने से बाज आए। तो ये आप चाहते हो स्थायी निषेधाज्ञा जो कोर्ट है वो आपके पक्ष में फैसला दे कि वादीगण के पक्ष में, और प्रतिवादी के विरोध में ये फैसला दे कि आप जो कृषि भूमि है उसका जो खाता संख्या है, खसरा नंबर है, रकबई हेक्टेयर जो है, ये जितना भी खाता संख्या आपने मेंशन किया है, जिस गांव में, जिस परगना में, जिस तहसील में, जिस जिला में है, उसको ताना विक्रय करने से बाज आए। वाद व्यय जो आपने सूट फाइल किया है, वो सूट में जितना भी आपको खर्चा आया है वो वादीगण को प्रतिवादी से कोर्ट दिलाए, ये भी आपने मेंशन किया। अन्य कोई भी प्रतिज्ञा, ये दो तो आपकी इच्छाएं हैं, कोर्ट से चाहिए। अगर कोर्ट को इसके अलावा
कुछ बोनस आपको लग रहा है कोर्ट को नहीं आपके, तो कोर्ट भाई अन्य कुछ भी न्यायालय के मन में आ रहा तो वो भी आपको दिला दें। तो अन्य कोई प्रतिकर जो हितकर वादीगण है विरुद्ध प्रतिवादी उसको प्रदान किया जाए। तो ये जो है यहाँ पे आप पूरा ये एक्सप्लेनेशन जो है ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको फैक्ट इन इशू होगा, प्रश्नगत भूमि क्या है, ये पूरा आप क्लाइंट की जब स्क्रीनिंग करोगे, अब कैसे आप स्क्रीनिंग करोगे ये मैं बताता हूँ। इसके बाद देखो जब ये प्लांट लिखी जाएगी, ये पहला पॉइंट तो आपका फैक्ट इन इशू लिखना है। दूसरा पॉइंट जो मैंने ये बताया है प्लांट में कि ये आपको मेंशन करना है कि न्यायालय से आप क्या उम्मीद कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट, केवल 3 पॉइंट ही याद रखने हैं, सत्यापन। अब ये सत्यापन जो आप करते हो, ये सत्यापन आप ये करोगे कि जो वादीगण हैं इस वाद पत्र में जो इनको धाराएं बताई गई हैं वो उनके निजी ज्ञान में है, और जो धाराएं हैं वो कानूनी सलाह के आधार पर वो विश्वास कर रहे हैं कि ये सही है जो आपको वकील साहब ने समझाया है। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड में आप वादीगण लिखोगे द्वारा अधिवक्ता। यहाँ अधिवक्ता जो है आप जो है वकील साहब अपनी मोहर लगा देंगे, अपना साइन करेंगे। और जो ये शपथ पत्र वेरिफिकेशन है ये इसका वाद पत्र में सबसे नीचे ही ये सत्यापन होगा। और ये जो सत्यापन होता है ये सीपीसी के आदेश 6 और नियम 14 के अनुसार हम कराते हैं। आदेश 6 नियम 14 के हिसाब से। अब देखो ये प्लांट जब आप फाइल करते हैं तो एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक पेज में, प्लांट की हर पेज में आप यहाँ पर मेंशन करोगे, हर पेज में प्लांट जब आप फाइल करोगे तो उसके हर पेज में आप मेंशन करोगे, जो पेज है उसमें न्यायालय सिविल जज, जहाँ पे एक तरफ आपकी प्लांट लिखी होगी, दूसरी तरफ आपका जो खाली पेज होगा न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीज़न और कोर्ट का नाम, फिर वाद संख्या सन और ए बनाम बी। अब उसके बाद पहले पेज में 5 रुपए का टिकट लगाया जाएगा, उसके नीचे आप तलवाना लिखोगे। अब तलवाना ये एक कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा है जिसमें अगर जिसको समन वगैरह भेजना होता है तो वहाँ पे वो टिकट पहले से ही आप पहले पेज पे ही लगा देते हो, फ्रंट पेज पे। बाकी कोर्ट फीस के टिकट अलग से लगेंगे, लेकिन ये जो कोर्ट है, ये जो टिकट लगना है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपको प्लांट कैसे लिखनी, ये पूरा प्रोसेस जो है एक वीडियो में नहीं आएगा, अगले वीडियो में इसका पूरा प्रोसीजर और समझाऊंगा कि पूरा प्लांट कैसे लिखना है। जो आपका नोटराइज है वो कैसे कराना है, नोटराइज करने में शपथ जो कमीशन है वो ऑथ कमीशन है वो कहाँ कहाँ पे मोहर लगाता है, ताकि जो आपको कहीं भागना ना पड़े कि नहीं यहाँ मोहर लग गई, वहाँ मोहर लग गई, सही है नहीं ये गलत है। आप खुद अपने आप सारे काम करो, ये सजेशन है। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, यंग लॉयर्स हो, तो आप प्रैक्टिस में खुद सारे काम करो। तो इसलिए ये समझाने के लिए कि अगर प्लांट है तो आपका एक पूरा प्रोसीजर अगर आपके दिमाग में क्लियर है तो आप जल्दी से सारे काम कर लेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं प्लांट बता रहा हूँ तो राजस्व अभिलेख, तो जब आप प्लांट लिखोगे तो फैक्ट इन इशू में, फैक्ट इन इशू में क्या क्या आप क्लाइंट से पूछोगे सवाल। पहला चीज तो ये जो प्रतिवादी है क्या भूमि उसके नाम है, अगर भूमि उसके नाम है तो ये कहाँ कहीं ना कहीं उसने टैक्स सबमिट किया या कुछ भी है, राजस्व अभिलेख है, ये रजिस्ट्री कराई है, किसके नाम पे है, तो प्रतिवादी के नाम पे है या वादी के नाम पे, किसके नाम पे है रजिस्ट्री। पैतृक है, पैतृक संपत्ति है तो उसने खुद कमाई है संपत्ति या विरासत में मिली है, दूसरा पॉइंट आप क्लाइंट से जरूर पूछोगे। फिर प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी की तन्हा भूमि है या उसमें भी डिवीज़न हो रखा है। अब प्रतिवादी जो है वह वादीगण ने जो भूमि है यहाँ पे इस प्लांट में वो अविभाजित भूमि है। अब उसके बाद आप उससे पूरी डिटेल लोगे कि भाई प्रतिवादी की क्या हरकतें ऐसी कर रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप बताओगे उसे कि भैया प्रतिवादी जो है, अब यहाँ पे आप क्लाइंट की स्क्रीनिंग करके एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखोगे कि प्रतिवादी जो है वो एक गैर जिम्मेदार इंसान है, गैर जिम्मेदार इंसान है और वो प्रश्नगत भूमि को क्या करना चाहता है, उस बेचना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, खुर्द बुर्द कर रहा है उस भूमि को, उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेचना चाह रहा है उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो बुरी संगत में पड़ा हुआ है, नशे का आदी है, ठीक है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, कर रहा है, और पूरा का पूरा परिवार जो है वो कृषि की भूमि से ही डिपेंडेंट है, जिससे कि जो वादी है, जो महिला है, उसको अपना परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, उसके जो बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों की शादी होनी है, 1 या 2 बच्चे जो भी शादी होनी है तो उनके शादी का जो भी खर्चा है वो भी इसी भूमि के उस पर डिपेंडेंट करना है। और ऐसा सुनने में आया है कि वो बंदा अपने नशे की पूर्ति या किसी अन्य कारण उसने इसको बेचने की कोशिश करी है। अगर बेचने की कोशिश करी है तो क्या कोई चेक लिया है उसने,
कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, अगर कोई सबूत है तो वहाँ पे वो सबूत की लिस्ट में लगाया जाएगा और आप उससे पूरे डिटेल लोगे, ठीक है, कि कितनी भूमि वो बेच चुका है, कितनी बची हुई भूमि है, जिसके जो भूमि बेच चुका है उसके लिए तो आप मुकदमा कर नहीं रहे हो, जो बचा हुआ बचाना चाह रहे हो उसके लिए मुकदमा कर रहे हो, तो वो उसका मुकदमा आप लिखोगे कि मैं अलग से डालूंगा, जो बेच चुका है उसका तो अलग डलेगा, जो बेचना जा रहा है वो रोका जाए, कोर्ट उसको आदेश पारित करे कि अब इसकी ज़मीन कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसमें जो राइट है भाई वो वादी का भी है। तो इस तरह से आप अपनी प्लेंट में एक एक चीज़ मेंशन कर दोगे, क्योंकि जो मेंशन करोगे उसी पे डिसीजन आएगा। अगर प्लेंट में कुछ मिस हो गया तो उसको आप करेक्शन में लिख सकते हो, वो बताऊंगा करेक्शन का क्या प्रोसीजर है, लेकिन आपको एक बार में सारी चीज़ें सही से लिख देनी है, सत्यापन करना है उसका। ये मैंने सारा प्लेंट का प्रोसीजर समझा दिया है। अब इसके बाद आपका क्या होगा, जब ये प्लेंट होगा इसके बाद आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी कार्यालय की। तो कार्यालय में जब ये प्लेंट जाएगी तो प्लेंट कार्यालय में जाएगी तो इसको नोटरी करा करके, नोटरी कैसे कराई जाएगी इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। नोटरी कराने के बाद इसको फाइलिंग डिपार्टमेंट में आपको कोर्ट फीस लगा करके, आप देखो कोर्ट फीस का क्या प्रोसीजर है, अलग अलग केस के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से, सिविल सूट में अमाउंट के हिसाब से कोर्ट फीस तय करती है। इसकी हर न्यायालय में एक लिस्ट होती है। आपको अगर आप यंग लॉयर्स हो तो आपको ये लिस्ट निकाल करके रखनी चाहिए अपने पास और पता करना चाहिए इसमें कितनी, ये क्यूरियोसिटी की बात है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आपको उसमें कोर्ट फीस पता होनी चाहिए कि इसमें, इस केस में इतनी कोर्ट फीस लगती है, इसमें इतनी कोर्ट फीस लगेगी, टिकट लगेंगे, स्टाम्प लगेगा, जो भी मोड होगा वो आपको पता करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसीडिंग में जो कार्यालय डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कुछ चीज़ें देखेगा। वो क्या करेगा कि एंट्री चेक करेगा उसकी, और एंट्री चेक करने के बाद उसमें ये चेक करेगा कि टाइम लिमिट क्या है, परिसीमन क्या, नियम क्या, नियम के तहत इसकी टाइम लिमिट है, किसी बार्ड बाई लॉ तो नहीं है, जुरिस्डिक्शन है। अब ये सब चेक करने के बाद अब वो एंडोर्स कर देगा प्लेंट को, एंडोर्स कर देगा तो प्लेंट एडमिट हो जाएगी, और प्लेंट एडमिट हो जाएगी तो अब विपक्षी पार्टी को समन भेजा जाएगा। प्रोसीजर नेक्स्ट है, समन भेजा जाएगा। ये मोड ऑफ समन है, अगर कुरियर के थ्रू भेज रहे हो, ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, चिपका रहे हो, बाई हैंड भेज रहे हो, एजेंट के थ्रू भेज रहे हो, तो ये समन के मोड हैं और उस पर ऑर्डर और रूल्स मैंने यहाँ डिफाइन कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको सीपीसी पढ़नी है, तब आपको सीपीसी अच्छी लगेगी। नहीं तो अगर आप ऑर्डर 1 से पढ़ना शुरू करोगे तो सीपीसी आपको समझ में नहीं आएगी। और हर केस के रिलेटेड आपको सीपीसी में स्टडी ऐसे ही करनी, पूरी सीपीसी इसी तरीके से बताऊंगा मैं, कैसे कैसे सारी सीपीसी की प्रोसीडिंग ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। तो वो प्रोसीडिंग सीपीसी की जो समझनी है आपको, तो आप उसके लिए अलग से मेरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी सीपीसी इसी तरह से केस वाइज लेके चलूँगा। लेकिन आज जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब समन भेज जाएगी। प्रतिवादी आया ऑर्डर 9 रूल 1, प्रतिवादी नहीं आया ऑर्डर 9 रूल 61A। अगर प्रतिवादी नहीं आया तो वो एक्स पार्टी होगी, एक्स पार्टी की क्या प्रोसीडिंग है, और प्रतिवादी आ गया है तो रिटन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या प्रोसीडिंग है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल आप लगातार देखते रहिए। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर प्राप्त हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोग, जितने भी यंग लॉयर्स हैं, ये इस प्रोसीडिंग को, और जो लॉयर्स देख रहे हैं वो भी अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर कमेंट करें। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें एक्चुअल फीडबैक मिलता है अपनी ऑडियंस का कि क्या ऑडियंस जो है क्या चाहती है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो वो ज़रूर कमेंट करें, उसका यहाँ पे सोल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।